हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, आज नए टॉपिक हैं ऊष्मा। फिजिक्स पढ़ा रहे थे फ्रेंड्स, उसमें आज देखिए ऊष्मा को पढ़ते हैं। ऊष्मा से क्या क्या क्वेश्चन बनता है देखिए, समझिएगा, समझने के प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। इससे बहुत सा क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, वस्तु को गर्म करने पर उनके अणु होते हैं। वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके अणु में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी चाल क्या होता है? तो उसकी चाल बढ़ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो उसकी चाल बढ़ जाता है। किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका चाल क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, वस्तु का ताप सूचित करता है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु को प्रभावित करता है। इसका अर्थ कह रहा है कि ताप हमेशा अधिक से कम की ओर प्रभावित होता है, अधिक से कम की ओर प्रवाहित होता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है? उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि से क्या होता है? तो उसकी उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा देखते हैं। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु होते हैं, तब उसके अणु की चाल क्या हो जाता है? तो उसके अणु की चाल घट जाता है। तो उसके अणु का चाल क्या हो जाता है? तो उसके अणु का चाल घट जाता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया? तो रमफोर्ड ने किया। किसने किया था? तो रमफोर्ड ने किया था। इसका प्रमाण किसने किया था? किसने कहा था कि ऊर्जा एक प्रकार का ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है? तो रमफोर्ड ने किया था। किसने किया था? तो रमफोर्ड ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 देखिए, 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? वह कौन वैज्ञानिक था जिसने 2 बर्फ टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किसने किया था? तो डेवी ने किया। किसने किया था फ्रेंड्स? तो डेवी ने किया। कौन वैज्ञानिक था? तो डेवी ने था। कौन था? तो डेवी ने था। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये क्या होता है? स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, तो इसका मान कितना होता है? तो उपयुक्त में से सभी होता है। तो देखिए कहने का मतलब है 4146 जूल पर किलो कैलोरी होता है, 4.186 जूल कैलोरी होता है, 4.186 गुने 10⁻7 अग्र किलो कैलोरी होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? तो J बराबर जूल बराबर W बटे कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बटा आवेश होता है। कौन होगा सही? तो क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर ए होगा सही, W/Q होगा। कौन होगा? तो W/Q होगा। चलिए आगे देखते हैं 9 वाला 10 वाला देखते हैं आगे। चलिए देखिए 10 वाला देखते हैं। जब कुछ पानी पर लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी पर लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। जब किसी पानी को लगातार मंथन किया जाता है तो उसका क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़े? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। चलिए आगे देखते हैं 11 वाले देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्च होता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्च होता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर क्या होता है? तो उच्च दाब होता है, जिसके कारण वाष्प इंजन उबलते हुए गर्म होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? चापाकल का पानी ठंडी के दिनों में गर्म होता है। क्यों होता है गर्म? तो देखिए पृथ्वी के भीतर, कहते पृथ्वी के अंदर वायुमंडल का तापमान से अधिक होता है। वायुमंडल का तापमान से अधिक होता है। ठंड के दिनों में पृथ्वी के अंदर वायुमंडल के ताप से क्या होता है? तो अधिक होता है। देखिए 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती हैं तो क्या होती हैं? तो केल्विन होती हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई होती हैं तो क्या होती हैं? तो एसआई सिस्टम में कौन होती हैं? तो केल्विन होती हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो कैलोरी है, जूल है, किलो कैलोरी है, तो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तापमान का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक कौन होता है? तो केल्विन होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? तो केल्विन होता है, न कि सेंटीग्रेड फारेनहाइट। तो कौन होता है? तो केल्विन होता है। आगे देखते हैं 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए ये होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। 4.2 × 10 कितना होता है? तो 3 जूल होता है। चलिए आगे देखते हैं 17 वाला देखते हैं। जल प्रपात के अधस्थ पर जल का ताप ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। तो कहने का मतलब ऊपर क्यों अधिक का तो गर्म होता है जल प्रपात? गिरने से जल की गतिज ऊर्जा में ऊष्मा। देखिए इसमें कहने का अर्थ बता रहा है कि जब जल प्रपात का पानी क्यों गर्म होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो ऊष्मा में बदल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18 देखते हैं। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मी में ताप 46 डिग्री हो जाने पर ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? अपने शरीर का तापमान को 42 डिग्री तक बढ़ा लेता है। अपने शरीर का तापमान 42 डिग्री तक बढ़ा लेता है, जिसके कारण वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। चलिए 19 वाला देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है? तो गलनांक घट जाता है।
बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, तो गलनांक घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है। गैस तापमापी द्रव्य तापमापी के तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर काम करता है, तो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 22 के हैं, तो देखिए 22 में है। 22 का क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी से की जाती है। पूर्ण विकिरण तापमापी से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर कार्य करता है, तो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है पूर्ण विकिरण तापमापी। चलिए 24 वाला देखते हैं। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापी जाती है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण तापमापी से किसका तापमान मापा जाता है, तो सूर्य का तापमान मापा जाता है। चलिए 25 वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 25 में है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर इल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर इल्कोहल का उपयोग किया जाता है तापमापी में, क्यों किया जाता है, तो इल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। इल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। इल्कोहल का द्रव्यांक क्या होता है, तो निम्नतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 27 वाला देखते हैं क्वेश्चन। थर्मोकल द्वारा किसका मापा जाता है। थर्मोकल या तापयुग्मक द्वारा किसका मापा जाता है, तो दो अदृश्य धातु को मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप मापा किससे जाता है, तो पायरोमीटर से। तो किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण द्वारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तापमापों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को क्या कहते हैं, तो पायरोमीटर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 30 वाला देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए F-32, देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखा देते हैं। C/5 K-273/5 बराबर F-32/9। चलिए इस पर पूरा हो जाएगा। 31 वाला हम देखते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री होता है, लेकिन हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। चलिए अब देखते हैं 32 को। तो देखिए 32 को देखते हैं। देखिए 32 को देखते हैं। ताप के सेल्सियस मापने का परम शून्य ताप होता है।
सेल्सियस में परम शून्य ताप होगा तो कितना होगा, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में। लेकिन केल्विन में पूछेगा तो जीरो केल्विन होगा। कितना होगा, 0 केल्विन होगा। चलिए आगे देखते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है तो केल्विन में कितना होगा, तो 310 केल्विन होगा। कितना होगा, तो 310 केल्विन होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है 34 वाला। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट दोनों मापक्रम में एक समान होता है, तो किसमें होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों का तापमान क्या होता है, तो समान होता है। चलिए आगे देखते हैं 35 वाला। न्यूनतम संभव ताप है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फारेनहाइट है। कितना है, तो 212 फारेनहाइट है। तो सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का तापमान कितना होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देखिए इनका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का फार्मूला है C/5 K - 273/5 और F - 32/9 इस पर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन में है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 32 डिग्री के बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 32 डिग्री के बराबर होगा। देखिए 38 देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर के तो तापमान कितना है, तो 98.4 फारेनहाइट है। तो सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगा, तो 35.72 के बराबर होगा। 35.72 के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं 39 वाला देखते हैं। देखिए 39 का क्वेश्चन है फारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर जिसे कहने का मतलब है फारेनहाइट पर पानी कितना डिग्री पर उबलता है, तो 212 डिग्री पर उबलता है। कितना पर उबलता है, तो 212 डिग्री पर उबलता है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 वाला है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है तो मसूरी में जल का तापक्रम क्या होगा, तो क्या होगा, तो 100 डिग्री से कम होगा। क्या होगा, तो 100 डिग्री से कम होगा। 100 डिग्री से क्या होगा, तो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है ऊंचाई पर स्थित है और मसूरी जो है उत्तराखंड में। देखिए दिल्ली यहाँ है तो मसूरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्वथनांक ज्यादा होगा, यहाँ पर कौन सी होगा, कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है। एक मनुष्य का तापक्रम कितना है, तो 60 डिग्री है। तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो 140 फारेनहाइट होगा। कितना होगा, तो 140 फारेनहाइट होगा। अगला 42 देखते हैं। किसी मनुष्य का शरीर का तापक्रम कितना होगा, तो 98 फारेनहाइट होगा। कितना होगा, 98 फारेनहाइट होगा। चलिए 43 वाला देखते हैं। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्यों की जाती है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलिए 44 वाला देखते हैं। देखिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। लकड़ी ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसके चलते लगाए जाते हैं चायदानी में। तो देखिए ये जो हो गया लकड़ी वाला हो गया, लकड़ी हो गया। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। चलिए 45 वाला देखते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास क्या हो जाती है, तो विस्तारित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं
46 देखते हैं। 46, तो देखिए 46 में है पानी का घनत्व किस डिग्री पर अधिकतम होगी। चलिए किस डिग्री पर होगी, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। चलिए फ्रेंड्स, ऊष्मा का पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। देखिए एक पार्ट में नहीं बनाते हैं, काहे कि एक पार्ट में बनाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए दो पार्ट में बनाएंगे, 3 पार्ट में बनाएंगे, देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।